सो हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम रीड करेंगे श्याम मांगा का चैप्टर 44 और इसमें हम बानरू काइकन टूर्नामेंट देखने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है टोक्यो स्टेडियम से। पूरा स्टेडियम पब्लिक से भरा होता है। हर कोई 13th नेशनल बानरू काइकन चैंपियनशिप देखने आया होता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। कई सारे फाइटर्स लड़ते हैं, घायल होते हैं। हर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है, इसलिए सब पूरी जी जान से लड़ते हैं। कुछ फाइट्स इतने ब्रूटल होते हैं, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेचर तक लानी पड़ जाती है। अब बारी होती है टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के 4th मैच की, जो कि रियो और टाइजो निगाकी के बीच में होने वाली होती है। रियो को हम देखते हैं टोकिची के साथ। रियो का नंबर होता है 42, जिसका जापानीज में मतलब होता है डेथ। टोकिची रियो को बताता है कि उसने टाइजो निगाकी को उसके वाइफ के अफेयर के बारे में बता दिया है, जिस वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है। रियो ये सुन के खुश होता है और स्टेडियम में एंट्री लेता है। स्टेडियम में हर कोई रियो के खिलाफ होता है, क्योंकि वो नया होता है और ऊपर से उसके पास वाइट बेल्ट होती है। लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। रियो और टाइजो निगाकी दोनों आमने सामने आते हैं। स्टेडियम में केंसुके, योको और ओकाहारा भी बैठे होते हैं। रेफरी फाइट स्टार्ट करने को कहता है। टाइजो रियो से कहता है कि वो उसे हरा देगा, मगर रियो इस बात पे हंसता है। टाइजो हंसने का कारण पूछता है। रियो कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में सब जानता हूँ, उसका गुस्सा मुझ पर मत उतारना। ये सुन के टाइजो शॉक हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है। रियो इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और टाइजो के फेस पे किक करता है। ये किक इतनी पावरफुल होती है कि टाइजो के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। योको और ओकाहारा दोनों हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि टाइजो टॉप 8 प्लेयर्स में से था और रियो ने मैच शुरू होते ही उसे नॉक कर दिया होता है। इसके बाद दूसरे फाइट्स कंटिन्यू होते हैं। नेक्स्ट सीन में रियो को स्टेडियम के बाहर स्टेयर्स पे बैठा देखते हैं। टोकिची आके उसे बताता है कि नेक्स्ट राउंड का अपोनेंट ने टूर्नामेंट से अपना नाम हटा लिया है, इसलिए तुम अगला टूर्नामेंट भी जीत चुके हो। टोकिची रियो को उसके अपोनेंट की फ़ोटो दिखाता है, जिसमें उसने लड़की वाले कपड़े पहने होते हैं। टोकिची कहता है उसने ये फ़ोटो एसोसिएशन को भेज दिया था, जिस वजह से उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया और उसने नाम अपना हटा लिया। स्टेडियम में भी अनाउंस होता है कि रियो सेकेंड राउंड बिना लड़े जीत चुका है। इसके बाद रियो पार्किंग में कार में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। टोकिची उसे अगले अपोनेंट शिंजी कोबायाशी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है इसने एक हफ्ते से पलक तक नहीं झपकाई है, क्योंकि हमने उसका सारा लोन चुका दिया और मेरे आदमी हर घंटे उससे हमारा पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। ये थर्ड राउंड तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ की वजह से पहुंच पाया है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। रियो सुन के खुश हो जाता है। अब स्टेडियम में शिंजी और रियो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। ऑडियंस भी शिंजी के साथ होती है। वो शिंजी को टाइजो का बदला लेने को कहती है। फाइट स्टार्ट होती है। रियो ताना मारता है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हें किस बात का डर है। शिंजी गुस्सा हो जाता है और रियो पर डायरेक्ट किक करता है, मगर रियो उसे डॉज करता है और शिंजी के पैर पे किक करता है और उसके कमर पे पंच करता है। इस पंच से शिंजी की हालत ख़राब हो जाती है, मगर रियो यहाँ पे रुकता नहीं है। वो जंप करके शिंजी पर किक करता है, जिससे शिंजी नॉकआउट हो जाता है। रियो की इस विक्ट्री को देख के हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि शिंजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर था। स्टेडियम में अनाउंसर अनाउंस करता है रियो के बारे में कि कौन है ये फाइटर जो पहली बार फाइट करने आया है वाइट बेल्ट के साथ और हर फाइट को इतनी आसानी से जीत रहा है। और यहाँ पे रियो की विक्ट्री के साथ चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 45 स्टार्ट होता है रात में एक टेंशन के साथ। रियो और टोकिची अपने रूम में होते हैं। टोकिची रियो को योसुके काकिउची के बारे में बताता है, जो कि बानरू का एसोसिएशन का नहीं होता है, बाहर से होता है। वो रियो के लिए खतरा है। योसुके ने सारे मैच पॉइंट्स कलेक्ट करके जीते होते हैं। उसने अपने सारे अपोनेंट्स को हराया होता है और अब वो सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गया है। योसुके टोराई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। रियो भी उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। रियो इस यूनिवर्सिटी से अब तक ग्रेजुएट हो गया होता अगर उसने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा होता। टोकिची कहता है योसुके हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इसके कुछ कमजोरी ही नहीं है। पापा बहुत बड़े कंपनी के हेड है, इसकी माँ एक परफेक्ट हाउसवाइफ है, बहन भी अच्छे स्कूल में जाती है, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो कहता है जाने दो, वो अगर फाइनल तक पहुंचा तो उसे मैं खुद अपनी एबिलिटी से हराऊंगा। दोनों अब सो जाते हैं। अगले दिन फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला होता है।
स्टेडियम में सारे ऑडियंस फाइट्स देखने के लिए पूरी एनर्जी से भरी होती है। रियो भी एक के बाद एक अपोनेंट्स को हराता जाता है, जिस वजह से सबकी नज़र उस पर टिकी होती है, क्योंकि वाइट बेल्ट होने के बाद भी रियो इतने आगे पहुंच गया होता है टूर्नामेंट में। रियो के चेस्ट पे बहुत सारे घाव के निशान होते हैं। टोकिची के पूछने पर रियो बताता है कि उसके हाथ थोड़े दुख रहे हैं, पर फिर भी रियो जोर्डान मावाशिगेरी नाम के फाइटर्स को फुल पॉइंट से हरा देता है, जिससे वो डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच जाता है। अब सेमीफाइनल राउंड का आखिरी मैच होता है योसुके काक्यूची का, और वो इस मैच को जीत जाता है। योसुके ये मैच को हानतेई से जीतता है, मतलब जब दोनों फाइटर्स का मैच एंड हो जाता है बिना किसी विनर के, तब जजेस डिसाइड करते हैं विनर कौन है। इससे योसुके भी फाइनल्स में पहुंच जाता है, जिससे अब रियो और योसुके दोनों फाइनल्स में मिलेंगे। दोनों ने पहली बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होता है और अब दोनों फाइनल्स में आ गए होते हैं। टोकिची रियो से कहता है तुम ही जीतोगे, क्योंकि योसुके को जीतने के लिए हानते की जरूरत पड़ी। वो बस लकी है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रियो कहता है उसके बॉडी की स्ट्रेंथ भी तो है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रियो मन में सोचता है ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई खतरा मेरे तरफ बढ़ रहा है। तभी रियो का ध्यान स्टेडियम में चल रहे मैच पे जाता है। सुगावारा उस फाइट का विनर होता है और वो भी हैवीवेट क्लास के फाइनल्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में रियो स्टेडियम के बाहर अकेला खड़ा होता है। तभी टोकिची उसे ढूंढता हुआ आता है और कहता है फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। स्टेडियम में लाइट वेट क्लास के फाइनल्स मैच के अनाउंसमेंट के साथ पूरी ऑडियंस एक्साइटेड हो गई होती है। दोनों फाइटर्स आमने सामने आते हैं। ऑडियंस में काफ़ी लोग अभी भी रियो के खिलाफ होते हैं, रियो को चिढ़ा रहे होते हैं। रेफरी मैच स्टार्ट करने को कहता है। रियो योसुके के मूव्स को एनालाइज कर रहा होता है। तभी वो अचानक से रियो के पैर पर अटैक कर देता है, मगर रियो उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। रियो पूछता है ये सब क्या है, इसके पहले वाले राउंड में तो तुम बिल्कुल अलग तरह से फाइट कर रहे थे। योसुके हंसते हुए कहता है तो तुम्हारे खिलाफ सरप्राइज अटैक्स यूजलेस है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 46 के स्टार्ट में योसुके कहता है सरप्राइज अटैक्स यूजलेस है, इसलिए मैं तुम पे फ्रंटल अटैक्स करूँगा, और वो रियो के पैर पे किक मारता है। रियो किसी तरह अपना बैलेंस बनाता है और खुद को गिरने से बचाता है। इसके तुरंत बाद योसुके मल्टीपल पंचेस करता है रियो पर, और इसी बीच में फिर से रियो के पैर पे किक करता है। तभी रेफरी बीच में आके योसुके की तारीफ करता है और दोनों को दूर हटने को कहता है। रियो योसुके के फास्ट और पावरफुल अटैक्स के सामने बेबस दिख रहा होता है। ऑडियंस योसुके के अटैक्स देख के जोश से भर गई होती है। फाइट फिर से स्टार्ट होता है। रियो पूछता है जब तुम इतने अच्छे हो तो तुमने ये मूव सेमीफाइनल में क्यों नहीं दिखाया। योसुके कहता है मैं नहीं चाहता हमारे बीच ब्लड आए, आखिर हम दोनों सेम डोजो से है। रियो हैरानी से उसे देखता है। योसुके कहता है कराटे एक स्पोर्ट है, हमें इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए, आखिर हम सब ह्यूमन ही है। रियो कहता है कराटे एक स्पोर्ट है, क्या बकवास है, और ये उस पर किक से अटैक करता है। योसुके भी उसे ब्लॉक कर देता है। इसी का मौका उठा के रियो अपने दूसरे हाथ से योसुके के गले पे फिंगर से अटैक करता है। इससे योसुके हर्ट हो जाता है। रेफरी बीच में आके रियो को वार्निंग देता है कि गले पे अटैक नहीं कर सकते। रियो के इस अटैक से हर कोई चौंक जाता है। ऑडियंस भी रियो को चिल्लाने लगती है। योसुके फिर से मैच के लिए रेडी होता है और वो खांसते हुए रियो से कहता है तुम इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैंने कहा कराटे स्पोर्ट है, लेकिन एक स्पोर्ट को भी सीरियसली लेना चाहिए। कराटे में रूल्स है और विक्ट्री उसी की होती है जिसका उसके बॉडी पे कंट्रोल होता है। रेफरी फाइट स्टार्ट करने को कहता है। योसुके बिना देर किए रियो पर अटैक करता है मल्टीपल पंच से। इसी बीच वो रियो के पैर के पीछे से हिट करता है। इससे रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। योसुके जंप करता है और रियो के सर पे अपने घुटनों से अटैक करता है। रियो ने ये मूव पहले भी देखा है बांड्रूका एसोसिएशन में। रियो अपने एल्बो से उसे ब्लॉक कर देता है। योसुके का अटैक फेल हो जाता है। इससे वो थोड़ा अपसेट लगता है। रियो उससे कहता है अगर तुम कराटे को सिर्फ एक स्पोर्ट की तरह देखोगे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मेरा कराटे वो कराटे है जिसमें इंसान तलवार से लड़ता है, ये सोच के कि वो तलवार उसके गले पे लटकी है। योसुके कहता है क्या तुम ये ऑडियंस की आवाज़ सुन रहे हो, ये यहाँ पे मेरे लिए है ना कि तुम्हारे। तुम जिस कराटे की बात कर रहे हो उसकी सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है। रियो कहता है सच बताओ तुम मुझसे डरते हो ना। ये सुनकर योसुके गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा। रियो जवाब देता है तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ, और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 47 योसुके फिर से रियो पे सेम अटैक करता है। वो रियो के पैर पे किक करता है और बॉडी पे पंच मारता है। रियो भी काउंटर पंच करता है। दोनों फाइटर्स काफ़ी थके हुए दिखते हैं। रियो फील करता है कि उसके हाथ भारी हो रहे हैं, उसका पैर भी प्रॉपर मूव नहीं कर रहा, जैसे उसकी स्ट्रेंथ बस ख़त्म ही होने वाली है। दोनों एक दूसरे पे कंटिन्यूस अटैक करते जाते हैं। तभी रेफरी दोनों को रुकने को कहता है।
क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया होता है और दोनों में से कोई विनर नहीं होता। इस वजह से मैच को एक्सटेंड किया जाता है। स्टेडियम में अनाउंस होता है, अगर अगले 3 मिनट में मैच का कोई विनर नहीं होता है तो विनर को बॉडी वेट और ब्रेकिंग टेस्ट के जरिए डिसाइड किया जाएगा। दोनों फाइटर्स रेडी होते हैं, मैच स्टार्ट होता है। योसुके फिर से पहला किक करता है रियो के पेट पे और फिर मल्टीपल पंचेस करता है रियो पे। रियो को इन पंचेस से बहुत डैमेज होता है। योसुके फिर रियो के फेस पे पंच कर देता है, जिससे रियो घुटनों पे आ जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। रियो खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी होता है। वो कहता है, वो बेकार मूव था, तुम सच में मुझसे डरते हो ना। योसुके फिर से गुस्सा हो जाता है और तुरंत घुटनों से रियो के पेट पे मारता है और रियो का कॉलर पकड़ के उसे गिराने का ट्राई करता है, मगर रेफरी बीच में आके उसे रोक लेता है और कहता है कॉलर पकड़ना अलाउड नहीं है। रियो कहता है, तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? तुम जीत नहीं पा रहे इसलिए अब गंदे ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। मैच फिर से स्टार्ट होता है। योसुके मन में खुद को समझाता है, शांत रहो, खुद को इसे भड़काने मत दो, इसकी स्ट्रेंथ बस ख़त्म ही होने वाली है। लास्ट अटैक से इस पर असर हुआ है, मुझे फिर से घुटनों से अटैक करना चाहिए। योसुके डायरेक्टली अटैक करता है रियो पर अपने घुटनों से। इसके तुरंत बाद वो दूसरे पैर से रियो पर सेम अटैक करता है। तीसरे बार फिर से वो अटैक करने वाला होता है, मगर रियो ने अटैक देख लिया होता है। रियो उस अटैक को ब्लॉक करता है और योसुके को पकड़ के उसे पूरी फोर्स के साथ पटक देता है। पटकते वक्त रियो ने अपना एल्बो योसुके के कॉलर पे रखा होता है। रेफरी देखता है योसुके उठ नहीं पा रहा, वो स्ट्रेचर लाने को कहता है। योसुके की कॉलर बोन टूट गई होती है। पूरे स्टेडियम हैरान हो गई होती है। केनसुके, योको, ओकाहारा, हर कोई क्या हुआ है ये जानने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी अनाउंस होता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है योसुके के साथ, वो बहुत बुरी तरह से गिर गया है। रियो स्माइल करते हुए कहता है, एक्सीडेंट? हाँ, वो एक्सीडेंट था। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 48। स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है, लाइट वेट क्लास के फाइनल मैच एंड हुआ है एक एक्सीडेंट के साथ। गिरते टाइम गलती से रियो का एल्बो योसुके के कॉलर बोन पे लग गया, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। योसुके को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है और वो मैच कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब सबके मन में सवाल होता है, मैच का विनर कैसे डिसाइड होगा? रेफरी हेड ट्रेनर केनसुके मोचिजुकी से डिसीजन पूछते हैं। केनसुके कहता है, रियो विनर है। पर रेफरी कहते हैं, एल्बो अटैक्स तो रूल्स के खिलाफ है ना। केनसुके कहता है, असली बैटलफील्ड पे रियो क्लियर विनर होता, कराटे ऐसे ही काम करता है। रेफरी रियो को विनर अनाउंस कर देते हैं, जिससे रियो लाइट वेट क्लास का विनर बन जाता है। पर ऑडियंस इस बात से खुश नहीं होती, वो रियो को विनर एक्सेप्ट नहीं करती। योसुके ही विनर है, रेफरी का डिसीजन गलत है, ऐसा चिल्ला रही होती है। टोकिची रियो को संभालने आता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ऑडियंस रियो से इतनी नाराज़ होती है कि वो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक कप फेंकने लगती है। रियो गुस्सा हो जाता है, उन पर चिल्ला देता है, मैं जीत गया हूँ, तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही, मैंने अपने इस फिस्ट के दम पे सरवाइव किया है। अब नेक्स्ट सीन में रियो रेस्ट कर रहा होता है। टोकिची उसे समझाता है, वो तुमसे जलते हैं, तुम उनकी बात मत सुनो, ऐसा जापान में पहले कभी नहीं हुआ है, हमने वो अचीव किया है जो हम करना चाहते थे। रियो कहता है, हाँ, मगर सिर्फ लाइट वेट क्लास में, असलियत में मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। रियो खड़ा होता है और कहता है, चलो अब वो फाइट करने वाला है। रियो का मतलब सुगावारा से है। स्टेडियम में मिडल वेट क्लास का फाइनल मैच खत्म होता है और किरात्सुका उस मैच का विनर बनता है, जिसके बाद स्टार्ट होता है हैवी वेट क्लास का फाइनल मैच। पूरी ऑडियंस सुगावारा का नाम चिल्ला रही होती है। नाओटो सुगावारा बाहर आता है स्टेडियम में। उसका ओपोनेंट होता है केंजी गोंडो, जिसका निकनेम द टैंक भी बुलाते हैं। सुगावारा कंटिन्यूसली 3 साल से वो ट्रॉफी जीत रहा होता है। सबके मन में सवाल होता है, क्या गोंडो सुगावारा को 4th ट्रॉफी जीतने से रोक पाएगा? रियो और टोकिची भी मैच देखने आते हैं। टोकिची रियो को दूसरी तरफ इशारा करता है, वहाँ मोइमी अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ी होती है। टोकिची कहता है, सुगावारा और मोइमी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, पता नहीं मोइमी उस फाइटर के साथ क्यों है। रियो का ध्यान भी मोइमी पर होता है, मगर मोइमी का सुगावारा पर। फाइनल मैच स्टार्ट होता है। गोंडो पहला अटैक करता है, वो सुगावारा पे पंच करता है, मगर सुगावारा उसका काउंटर पंच करता है। इसके बाद सुगावारा भी गोंडो पे किक करता है। ये है असली कराटे, सुगावारा रियल फाइटर है। ऑडियंस पूरे स्टेडियम में चिल्ला रही होती है। दोनों फाइटर्स की फाइट बहुत इंटेंस चलती है, मगर सुगावारा एक फाइनल ब्लो करता है अपने किक से गोंडो पर। इस अटैक से मैच का फैसला हो जाता है और सुगावारा को फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट कराटेका का टाइटल मिल जाता है। रियो सुगावारा को अपना अपोनेंट मानता है, वो इस सुगावारा की जीत से खुश नहीं दिखता। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 49 के स्टार्ट में हम रियो को देखते हैं, वो अपने अपार्टमेंट में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में सिर्फ सुगावारा के बारे में लिखा होता है कि वो 13th बानरू काइकेन टूर्नामेंट का विनर बन गया है, उसका पास्ट, उसका ट्रेनर केनसुके मोचिजुकी,
मोहिमी फुनाटो टूर्नामेंट में सुगावारा को चीयर करने आई थी। पेपर में सिर्फ यही सब लिखा होता है। रियो ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और पेपर फाड़ने लगता है, क्योंकि सारा फेम सिर्फ सुगावारा को ही मिल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम रियो को शिंजुकू बैटिंग सेंटर में देखते हैं। यामाजाकी बैटिंग कर रहा होता है और रियो से कहता है, तुम अब सेटिस्फाइड हो? तुम अब जल्दी से मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। नेट के उस पार खड़ा रियो यामाजाकी से थोड़ा और टाइम मांगता है। यामाजाकी उसे समझाता है कि सपने देखना बंद कर दो। हमारे जैसे लोगों के लिए नॉर्मल सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तुमने खुद से देख लिया ना, जीतने के बाद भी तुम्हारी किसी ने तारीफ तक नहीं की। हमें इस सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है। रियो नेट से बाहर आता है। बाहर टोकीची पूछता है, यामाजाकी ने क्या कहा? रियो कहता है, उसने कहा मुझे काम करना चाहिए। बाजू में खड़ा दूसरा आदमी कहता है, उसने सही कहा। अगर तुम काम करने की बजाय अपनी मर्जी चलाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा बच्चे। रियो टोकीची से पूछता है, ये कौन है? टोकीची बताता है, ये यामाजाकी का बॉडीगार्ड है। रियो बॉडीगार्ड से कहता है, मुझे डर लग रहा है। बॉडीगार्ड पूछता है, इसका क्या मतलब है? रियो बॉडीगार्ड के नाक पे पंच करता है, जिससे नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। बॉडीगार्ड अपने गन निकालता है, मगर रियो उसके हाथ मोड़कर उसे गिरा देता है। रियो उससे कहता है, अगर मैं अभी तुम्हारा दुश्मन होता तो? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुमने इतनी जल्दी अपने हाथ से गन छोड़ दिया। अब रियो और टोकीची वहाँ से जाने लगते हैं। यामाजाकी अंदर से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है आखिर रियो का क्या किया जाए। बैटिंग सेंटर के बाहर आते ही उन्हें ओकाहारा मिल जाता है। वो रियो को उसके विक्ट्री पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है प्राइवेट में, सुगावारा के बारे में। रियो साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो टोकीची को घर जाने को कहता है और खुद ओकाहारा के साथ उसी रेड लाइट एरिया वाले बार में आ जाता है। ओकाहारा बारटेंडर को भी कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहता है। रियो और ओकाहारा अंदर अकेले होते हैं। ओकाहारा कहता है, मैं तुम्हें और सुगावारा को लिटिल फाइट में फाइट करने दूंगा और वो फाइट पूरी कंट्री में दिखाया जाएगा। रियो कहता है, तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं जानते। हम दोनों डिफरेंट वेट क्लास में हैं। रूल्स के मुताबिक हम दोनों फाइट नहीं कर सकते। ओकाहारा कहता है, लीथल फाइट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस बार, इसलिए वेट क्लास फॉलो नहीं होगा। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम फाइट करना चाहते हो या नहीं। रियो कहता है, मेरे पास एक सवाल है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ओकाहारा कहता है, हम ऐसे ही तो पैसे बनाते हैं। रियो इसके लिए मान जाता है। ओकाहारा खुश हो जाता है और अपना लैपटॉप ओपन करता है और रियो से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। पूरा कराटे वर्ल्ड इससे शॉक हो जाएगा। और वो रियो को लिटिल फाइट का पोस्टर दिखाता है। पोस्टर देख के रियो भी शॉक हो जाता है। पोस्टर पे लिखा होता है, चैलेंज टू सुगावारा, फाइट मी इन लिटिल फाइट रिंग। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 50 में हम देखते हैं रियो का वो पोस्टर हर जगह पहुँच गया होता है। न्यूज़ चैनल वालों को भी ये पोस्टर देख के यकीन नहीं होता। आखिर एक लाइट वेट क्लास वाला हैवी वेट के खिलाफ कैसे फाइट करेगा? ये रूल्स के खिलाफ है। वो अपने रिपोर्टर से कहते हैं, बानरू का जाके पता करो कि क्या ये न्यूज़ रियल है। बानरू का एसोसिएशन में भी केंसुके ये पोस्टर देख के गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, ये लड़का अपने हद से आगे बढ़ रहा है। सामने बैठी योको कहती है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बे टीवी इसके लिए रेडी है। केंसुके कहता है, डिफरेंट वेट क्लास के फाइटर्स को हम नहीं लड़ा सकते, ये लीथल फाइट के रूल्स के खिलाफ है। क्या ये सब तुमने किया है? योको मना कर देती है, मगर हम जानते हैं कि योको का इसमें कितना हाथ है। केंसुके अपने बाथटब में नहा रहा होता है, तभी उसको किसी के होने का एहसास होता है। उसे फील होता है फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुगावारा और मोइमी कार में जा रहे होते हैं। वो दोनों भी रियो के पोस्टर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही पार्किंग वाला लड़का है। मोइमी कहती है, वो लड़का दिखने में भी बहुत बुरा इंसान लगता है। सुगावारा कहता है, उसका खून अभी गर्म है। काइकेन टूर्नामेंट जीतने के बाद वो और भी पागल हो गया है। मोहिमी पूछती है, क्या तुम उससे फाइट करने वाले हो? सुगावारा कहता है, मुझे उससे फाइट करके कुछ नहीं मिलने वाला और हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ लोगों को एक बूढ़े आदमी को मारकर लूटते हुए। वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह नशे में होता है और उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ ओकाहारा, रियो और टोकीची आते हैं। ओकाहारा उस बूढ़े आदमी को डॉक्टर कह के बुलाता है और कहता है, हमें तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है, भले ही तुम वेरीफाइड नहीं हो। इसके बाद ओकाहारा रियो को शहर के किसी आलीशान होटल के अपार्टमेंट में लेके जाता है। दोनों के सामने एक ब्लैक मैन बैठा होता है। ओकाहारा उसे रियो को ट्रेन करने को कहता है। वो ब्लैक मैन कहता है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ओकाहारा कहता है, मैं सब जानता हूँ,
तुमने सक्सेसफुली 5 बॉक्सिंग चैंपियंस को ट्रेन किया है, मगर लास वेगस में एक फाइट के दौरान कुछ हो गया, इस वजह से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और इसलिए तुम भाग के जापान आ गए और जल्द ही ये होटल वाले तुम्हें इस होटल का बिल भी देने वाले हैं। ये सुन के वो मान जाता है। इसके बाद ओकाहारा रियो को एक कुक से मिलवाता है। ओकाहारा कहता है ये भले ही गे है मगर ये अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है, साथ में एक मास्टर कुक भी। वो कुक रियो पे लाइन मार रहा होता है मगर रियो को उससे मिलके कुछ खास खुशी नहीं होती। इसके बाद ओकाहारा रियो से कहता है तुम्हारी एज में औरत के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें A1 वोर से मिलाऊंगा, वो थोड़ी अजीब है। नेक्स्ट सीन में हम रियो को एक मास्क पहने हुए लड़की के सामने देखते हैं जो कि क्रिस्टल बॉल देख के रियो के बारे में बता रही होती है कि रियो डार्कनेस में पैदा हुआ है, वो डार्कनेस का किंग है और अगर किंग ने ऑर्डर दिया तो मैं खुद को टुकड़ों में बांट दूंगी, बोल के वो अपना मास्क हटा देती है। ओकाहारा और रियो दोनों वहाँ से निकल के रोड पे जा रहे होते हैं। ओकाहारा कहता है ये ग्रुप होगी जो सुगावारा को हराएगी और अब वो आदमी भी आ रहा है। रियो हैरानी से पूछता है कौन है वो आदमी, और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेल का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से बाहर आते हैं कोट पहने हुए केंजी कुरोकावा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले चैप्टर के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस UPI ID पे मुझे कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने UPI ID मेंशन कर दी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में।